So, welcome back to the second part of our previous discussion जहाँ पर हम लोग salient features of Indian Constitution के बारे में बात कर रहे थे। तो दूसरे पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी सारे खूबसूरत फीचर्स हैं उसमें से कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों ने नहीं डिस्कस किया है। तो उसमें एक तो आपका हो गया कि फेडरल फीचर्स विथ यूनिटरी बायस की अगर हम बात करें, फेडरल सिस्टम with unitary bias. Unitary bias. तो ये भी आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फीचर है जो कि आपको जानना है कि हमारे हिंदुस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, देखिए जितने भी सारे कॉन्स्टिट्यूशन होती हैं आपका वो क्या करता है, आपका एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाने की आपको क्या करता है, फैसिलिटेशन करता है। तो वो गवर्नमेंट आपका क्या हो सकता है, एक तो आपका यूनिटरी गवर्नमेंट हो सकती है और एक हो सकता है आपका फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, यूनिटरी गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट। So now it is important to know the differences between unitary and federal government. So I'll just go with the following things. अगर हम लोग यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करें, यहाँ पर क्या है आपका, देयर इज नो हायरार्की ऑफ सॉवरेन पावर्स। जो आपका नो हायरार्की ऑफ सोवरेन पावर, मतलब कि जो आपका पावर है, पावर में उसमें कोई ऐसा नहीं है कि टॉप पे कौन है, उसके बाद कौन है, तीसरे नंबर में कौन आएगा, ऐसा नहीं है। मतलब जो व्यक्ति सॉवरेन है, जो सबसे ऊपर है, वो आपका क्या हो जाता है, ऑल पावरफुल हो जाता है। तो अगर इसका हम एक एग्जांपल लें, आपको पता चलेगा कि इसका एक सबसे बेहतर एग्जांपल क्या हो सकता है, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में क्या है कि आपका जो किंग होते हैं वो ऑल पावरफुल हैं। तो उनके पावर का कोई वो नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है। ठीक है, उनके नीचे काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इनके पावर क्या नहीं हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है। सऊदी अरेबिया के किंग की पावर की अगर हम बात करें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी जो पावर है, पावर का क्या नहीं है, यहाँ पर आपका फ्रेगमेंटेशन या फिर डिवीजन नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, मल्टीपल लेयर ऑफ पावर है, मल्टीपल layers of power। ठीक है, तो ये आपको जानना जरूरी है। इसमें क्या हो सकता है, सेंट्रल लेवल पे हो सकता है, स्टेट लेवल पे हो सकता है, जैसे हमारे इंडिया में है। उसके बाद आपका लोकल गवर्नमेंट भी हो सकता है, जैसे आपका पंचायती इलेक्शन, पंचायती उसकी बात करें तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफ्रेंसिएशन होती हैं दोनों के बीच में। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, अगर फेडरल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका सेंट्रल रूल होती हैं, सेंट्रल रूल जो होती हैं वो स्टेट का जो रूल होती हैं उसको ओवरराइड करते हैं, ओवरराइड्स स्टेट रूल्स। ठीक है, तो ये आपको द सेंट्रल और नेशनल रूल्स ओवरराइड द स्टेट रूल्स। उसके बाद हम लोग देख रहे थे, अगर हम लोग यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट हैव नो अथॉरिटी टू पास देयर ओन लॉज। यहाँ पर सारा का सारा जो है आपका यूनियन गवर्नमेंट या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या फिर जो आपका जो भी आपका केंद्र में स्थापित जो गवर्नमेंट होते हैं वो सारा का सारा लॉ बनाएगा। स्टेट गवर्नमेंट का नो पावर, नो पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये आपको याद रखना है। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, फिर ये आपको जानना पड़ेगा कि ऑल पावरफुल होता है यूनियन गवर्नमेंट, जो अगर हम लोग यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बनाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बनाते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ होता है वो ज़्यादा पावरफुल होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि द पावर इज प्लेस्ड इन वन सेंट्रल, यहाँ पर जो है आपका वन सेंट्रल बॉडी के पास होती है,
हो सकता है वो एक व्यक्ति हो, एक ग्रुप ऑफ पीपल हो, लेकिन अगर हम लोग फेडरल गवर्नमेंट की बात करें, यहाँ पर क्या है आपका पावर डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट ब्रांचेस। तो ये तो आपका यूनिटरी और जो आपका फेडरल गवर्नमेंट होते हैं, इसके बीच में डिफरेंसेस को आपको जानना पड़ेगा, तब जाके आप ये पता कर सकते हैं, ये आप वो कर सकते हैं, जान सकते हैं, सीख सकते हैं कि हमारा जो ये है इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या ये हमें एक फेडरल गवर्नमेंट बनाने की वो देता है या फिर एक यूनिटरी गवर्नमेंट बनाने की प्रोविजंस देते हैं। लेकिन हमें क्या पता है कि यहाँ पर एक फेडरल गवर्नमेंट बनाने का वो था, लेकिन इसमें बहुत सारे यूनिटरी कैरेक्टर्स हैं, यूनिटरी बायस भी हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करते हैं आपका, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉ बनाते हैं तो फेडरल मतलब स्टेट गवर्नमेंट को क्या करता है, ओवरराइड करता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपका नेशनल लेवल पे भी इलेक्शन को कंडक्ट करवाते हैं, स्टेट लेवल पे भी इलेक्शन को कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिशेस ए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, मूलतः बात तो यह है कि हम लोग एक फेडरल गवर्नमेंट बनाते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट कंटेन्स ऑल द यूजुअल फीचर्स ऑफ फेडरेशन। एक जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसके अंदर जो जो भी फीचर्स चाहिए होते हैं वो सारे चीजें हमारे इंडिया के गवर्नमेंट के अंदर की अगर आप देखें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड कर रहा है, जो कि एक फेडरल गवर्नमेंट बनाने का हमें सारे प्रोविजंस, सारे जो पॉसिबिलिटीज है वो हमारे सामने रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ टू गवर्नमेंट। क्या है, टू गवर्नमेंट है, इसका मतलब कि पावर का डिवीजन हो गया। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर्स हो गया। उसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होती है आपका कहां पर, फेडरल गवर्नमेंट में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर टू गवर्नमेंट हो गया, यहां पर सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर। उसके अलावा क्या होती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है। ये भी फेडरल गवर्नमेंट की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है जो हम अमेरिका में देखते हैं। तो अगर कोई भी कंट्री फेडरल है या नहीं है, उसको अगर आप तय करना चाहते हैं, कंपेयर इट विथ द गवर्नमेंट ऑफ यूएसए, यूएसए के साथ कंपेयर करिए। जितना ज्यादा सिमिलरिटीज होगी उतना ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि ये उतना ज्यादा फेडरल गवर्नमेंट है, जितना कम सिमिलरिटीज होगी उतना कम फेडरल कैरेक्टरिस्टिक है इसका मतलब। तो एक तो हो गया आपका टू गवर्नमेंट है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है। उसके बाद क्या है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का रिजिडिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिजिडिटी। ठीक है, इतना आसान नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आप कोई भी चाहे इसमें बदलाव ला सके, ऐसा भी नहीं है। उसके अलावा क्या होता है कि आपका हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी प्रोवाइड करवाता है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी प्रोवाइड करता है। ये चीज आपका क्या होता है, फेडरल गवर्नमेंट में होती है। क्या आप ये चीज सऊदी अरब या फिर नॉर्थ कोरिया में आप वो कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है, नहीं है, ये सब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहां पर आपका एक व्यक्ति या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल के बीच हाथ में सारा का सारा वो है, पावर है। उसके अलावा और एक चीज प्रोवाइड करता है, बाइकैमेरलिज्म। तो ये सारे चीजें क्या है आपका, बाइकैमेरलिज्म भी, ये सारे चीज इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हैं। तो हमें लगता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें एक फेडरल गवर्नमेंट देने की मकसद से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलग अलग प्रोविजंस को ऐड किया है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, यूनिटरी फीचर्स भी हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट तो है लेकिन उसमें यूनिटरी वाइज भी है। ये सब फेडरल फीचर्स हैं, फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इस पे भी क्वेश्चन आता है, अगर आप रिटन में देंगे तो आपको बोलेगा कि एनुमरेट द फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स एनुमरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फेडरल फीचर्स है और जो यूनिटरी फीचर्स है उसको आपको हाईलाइट करने के लिए बोल दे सकता है। तो यूनिटरी फीचर क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंटर है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है आपका, अगर हम देखें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को जो अमेंडमेंट करने की जो सारा का सारा पावर है वो पार्लियामेंट के पास है, या फिर मतलब इसका मतलब ये हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रूल बनाते हैं,
हर एक स्टेट को उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात आप नहीं मानते, इसका मतलब यह है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजंस है उसको आप वायलेट कर रहे हैं। तो वहां पर क्या कर दिया जाएगा, गवर्नर बोलेगा यहाँ पर क्या है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शब्द जब एक गवर्नर प्रेसिडेंट को बोलेगा तो फिर उस स्टेट में आपका प्रेसिडेंट का रूल लग जाएगा। तो ऐसा ना हो, ये क्या है, ये दर्शाता है कि हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये ज्यादा पावरफुल है। उसके अलावा क्या है, हमारे पास एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। ये यूएसए में तो नहीं है, ठीक है। यूएसए में दो अलग अलग तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन है, एक तो आपका फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन और एक हर एक स्टेट का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इंडिया में क्या है, ये सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है, ये एक यूनिटरी फीचर है ना। उसके बाद आपको क्या देखने के लिए मिलता है, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। हमारा सारा जो ओबीडियंस है वो किसके पास होगा, वो होगा हमारे सेंट्रल, मतलब कि एक सिटीजनशिप है हमारा, स्टेट के लिए अलग कोई मेंबरशिप नहीं है। जैसे उसमें आप देखते हैं यूएसए में देख सकते हैं। उसके अलावा क्या है आपका फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी वजह से हम लोगों ने 105 बार से भी ज्यादा हम लोग क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आपको लगेगा कि सर यहाँ पर तो आपने रिजिड लिखा, तो कुछ कुछ मामले में रिजिड है तो वो फेडरल फीचर है, लेकिन अगर ज्यादा फ्लेक्सिबल है और यूनियन गवर्नमेंट कभी भी इसको चेंज कर पा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये आपका यूनिटरी फीचर्स है, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप देखें और भी चीजें हैं, जैसे आपका इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, ठीक है। जुडिशियरी ऐसा नहीं है कि स्टेट का अलग जुडिशियरी और सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल लेवल पे अलग जुडिशियरी, तो ये आपका इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है। तो ये भी क्या है आपका यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद गवर्नर को जो अपॉइंट किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, ये भी आपका यूनिटरी फीचर हो गया। उसके अलावा आप क्या देखते हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज की अगर हम बात करें, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज में क्या है, आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इस तरीके जो सर्विसेज हैं ये सब क्या है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। तो क्या हुआ, ये सब सारा का सारा आपका क्या है, वो है यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके अलावा आपको पता है कि इमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं ये भी आपका आता है यूनिटरी गवर्नमेंट के यूनिटरी फीचर्स के अंदर। तो हमारा जो है बेसिकली अगर हम देखें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा गवर्नमेंट फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे यूनिटरी बायस हैं। तो ये चीज आपको ये देखना पड़ेगा, ये चीज आपको काफी अच्छे से याद रखना पड़ेगा। तो अगर हम लोग बात करें फेडरेशन या फिर फेडरल, ये शब्द की बात करें, ये शब्द कहीं पर भी जिक्र नहीं है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। दिस वर्ड फेडरेशन हैज नॉट बीन मेंशन्ड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 1 की अगर हम बात करें, ठीक है, आर्टिकल 1 की बात करें तो ये क्या बोलते हैं, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल, क्योंकि ये पहला आर्टिकल है एक तो। दूसरी बात यह है कि आपका जो यूनिटरी और फेडरल को लेकर जो आपका डिबेट है उसमें आपको क्लैरिटी के लिए इस स्टेटमेंट को आपको देखना पड़ेगा कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत shall be a union of state, यूनियन, अरे महाराज, यूनियन ऑफ स्टेट। तो यहां पर देखिए आपको साफ साफ यूनियन शब्द का यहां पर इस्तेमाल होता है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट स्टेट, स्टेट्स। सो इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट ऑफ द स्टेट्स। जो हमारे जितने भी सारे स्टेट्स है ये सब आपस में आके एग्रीमेंट नहीं किया है, जैसा 13 कॉलोनीज ने किया था अमेरिका में, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। नो स्टेट हैज द राइट टू सेसीड फ्रॉम द फेडरेशन। हमारा यहाँ पर क्या है, फेडरेशन से कोई भी क्या नहीं कर सकता है, अलग नहीं हो सकता है। तो ये हम लोग क्या देखते हैं कि इसका मतलब ये होगा हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये काफी क्या है आपका यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके अलावा कुछ कुछ बड़े बड़े लोग हैं, इन लोगों ने अलग अलग शब्दों से डिफाइन करने की कोशिश किया है इंडिया के जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है उसको। कोई किसी ने यूनिटरी कहने की कोशिश किया, किसी ने अलग अलग कहने की कोशिश किया। तो मैं ये लिख देता हूं, ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि क्या क्या किसने बोला है। तो एक एक्सपर्ट है, उनका नाम है केसी वियर,
कैसी वेयर, इन्होंने बोला है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या है आपका क्वासाई फेडरल है। क्वासाई फेडरल मतलब थोड़ा सा फेडरल भी है और थोड़ा सा यूनिटरी भी है। ये बहुत ही स्पेशल तरीके की, बहुत ही स्पेशल तरीके की कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा अगर देखें हम मॉरिस जॉन्स, मॉरिस जोन्स बोलते हैं कि ये क्या आपका बार्गेनिंग फेडरलिज्म, ठीक है। इन्होंने बोला है कि बार्गेनिंग फेडरलिज्म है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का अगर डिस्क्राइब करना हो। उसके बाद देखें ग्रैनवाइल ऑस्टिन, ग्रैनवाइल ऑस्टिन ने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि हमारा जो है ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है इंडिया का, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो ये अभी अक्सर आपको पूछा जा सकता है कि अचानक से आपको बोल देगा कि क्वासी फेडरल ये शब्द किसने इस्तेमाल किया था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब करने के लिए, तो आपको पता रहना चाहिए कि केसी वेयर ने बोला था। उसके बाद क्या है, आइवोर जेनिंग्स साहब के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आइवोर जेनिंग्स, इन्होंने बोला है कि हमारा मतलब इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या है, फेडरेशन विथ ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसमें आपका क्या है फेडरल प्रोविजन है, लेकिन उसमें आप जानते हैं कि यूनिटरी फीचर्स, यूनिटरी बायस भी मौजूद है। तो ये बहुत ही अहम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इसको समझें, आप इसको बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ समझने की कोशिश करें कि फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है, फेडरल गवर्नमेंट के अलग अलग फीचर्स क्या होती हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट के क्या क्या फीचर्स होती हैं, ये सब आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात किया। फिर हम लोगों ने क्या किया, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, फंडामेंटल राइट्स, इन तमाम चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अभी हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की सैलिएंट फीचर है, वो क्या है आपका डीपीएसपी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कहां से है आपका आर्टिकल 36 से 51 तक। ठीक है, ये क्या है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि बी आर अम्बेडकर के मुताबिक, बी आर अम्बेडकर साहब बोलते हैं कि ये क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नोबल फीचर्स हैं। नोबल फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। किसके बारे में बोला है, इन्होंने बोला है डीपीएसपी के बारे में। डीपीएसपी क्या करता है, एक गवर्नमेंट को बताते हैं कि आपको जब भी आप पॉलिसीज बनाते हैं, जब भी आप किसी भी तरीके की स्कीम या फिर लॉज बनाते हैं, उस टाइम आप क्या करें, आप इसको मद्देनजर रखें, डीपीएसपी को फॉलो करें या फिर डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो आपका क्या है, ये गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पर काम करना चाहिए आपके लिए। ठीक है, गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पे काम करेगा और आप अपने स्टेट की जो आपका कामकाज है, स्टेट अफेयर्स के अंदर इन तमाम डीपीएसपीज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नोबल फीचर है, ये हमें कौन बताते हैं, बी आर अम्बेडकर साहब बता रहे हैं। और एंड क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। तो उन्होंने बोला है कि हमारा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर नोबल फीचर है आपका डीपीएसपी, और डीपीएसपी को हम लोग 3 अलग अलग फीचर्स में बांट सकते हैं। तो वो क्या क्या है, पहले तो हो गया आपका कि सोशलिस्टिक, कुछ डीपीएसपी हैं जो आपका सोशलिस्टिक नेचर के हैं, कुछ डीपीएसपी है जो आपका गांधीयन नेचर के हैं, गांधीयन नेचर के हैं, और कुछ डीपीएसपी आपका क्या है, लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो डीपीएसपी को आप 3 अलग अलग कैटेगरीज में क्या कर सकते हैं, आप भाग कर सकते हैं, आप डिवाइड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इसको याद रखें। ठीक है,
नाउ मूविंग अहेड विथ तो डीपीएसपीज आर मेन फॉर प्रोमोटिंग द आइडियल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। हमारे देश के अंदर जो आर्थिक और जो आपका सामाजिक डेमोक्रेसी है उसको बढ़ावा देने के लिए डीपीएसपीज का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें उसकी, अगर हम बात करें जैसे फंडामेंटल राइट की, तो फंडामेंटल राइट क्या करते हैं, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बारे में बात करती हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। लेकिन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बट डीपीएसपी किसके बारे में बात कर रहे हैं, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो ये डीपीएसपी का काम है। दे सीक टू एस्टेब्लिश ए वेलफेयर स्टेट। डीपीएसपी क्या करते हैं, एक वेलफेयर स्टेट को एस्टेब्लिश करने की बात करते हैं कि जहां पर हर एक व्यक्ति के लिए क्या हो, आपका इक्वल इकोनॉमिक स्टेटस, इक्वल सोशल स्टेटस हो, हर कोई अपना बेसिक जरूरतों को एक्सेस वो कर पाए, पूरा कर पाए, ठीक है। सो दे आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर अनलाइक द फंडामेंटल राइट्स। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर डीपीएसपी को कोई फॉलो नहीं कर रहे हैं, कोई इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है, कोई स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है, तो आप ऐसा नहीं है कि कल को जाएंगे कोर्ट के सामने और बोलेंगे कि आप इसको क्या करें, इंप्लीमेंट करें। कोर्ट बोलेगा नहीं, ये सब नॉन जस्टिसेबल नेचर है। ये क्या है, आपका गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। गवर्नमेंट अगर इसको इंप्लीमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना नहीं। तो ये क्या है, आपका नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है। इसको आप मतलब इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, या फिर अगर इसको कोई वायलेट करता है तो उसको पनिशमेंट होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ डिक्लेयर्स दैट these principles are fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws। समझ रहे हैं। तो अगर आप कोई भी लॉ बना रहे हैं, लॉ बनाते वक्त इन तमाम प्रिंसिपल्स को, जो डीपीएसपी हैं, इनको आप फॉलो करें, इनको आप याद रखें, और आपके देश चलाने के पीछे इन तमाम प्रिंसिपल्स बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। तो ये आपको जानना है कि डीपीएसपी में ये सारी चीजें क्या है। हम लोग जब भी हम लोग वो करेंगे, हम लोग ये तो हमारा क्या है, सेलिएंट फीचर्स का हम लोग डिस्कस करें, इसमें और ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। जब हम लोग फंडामेंटल राइट या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, इन तमाम चीजों को हम लोग बहुत एक्सटेंसिवली डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जाके, ठीक है। इसके बाद हम लोग प्रियम्बल को भी डिस्कस करने वाले हैं, तो उसमें हम लोग और नए नए चीजें सीखेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग इतना काफी है। अच्छा, मिनर्वा मिल केस की अगर हम बात करें, 1980 में हुआ था मिनर्वा मिल्स केस, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, मैं इसको आपको लिख के देता हूं कि इन्होंने क्या बोला है। इन मिनर्वा मिल्स केस of 1980, the Supreme Court held that the Indian Constitution is founded on the bedrock of the balance between fundamental rights and DPSPs। तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप इसको वो करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ये बोला है कि क्या है, आपका जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, ये तभी आप समझ पाएंगे, या फिर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो सबसे अच्छी बात यह है कि ये डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच में जो बैलेंस है उसको मेंटेन करते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वो किया गया था। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। आई होप ये मिनर्वा मिल्स केस में ये ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, ये तो हो गया, हम लोग डीपीएसपी के पढ़ लिया। ये हमारा एक बहुत ही विशेष फीचर है हमारे उसका।
नाउ फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करें। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है, सेलिएंट फीचर में से एक है फंडामेंटल ड्यूटीज। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया 1949 में जब कंप्लीट हुआ, उस टाइम फंडामेंटल ड्यूटी नाम का कोई भी चीज नहीं था, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था। लेकिन ये क्या किया गया कि 1976 में मिसेस गांधी ने, इंदिरा गांधी ने एक कमेटी बिठाई जिसका नाम था आपका स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। तो इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि हमें क्या होना चाहिए, हमारे देश में फंडामेंटल ड्यूटीज होना चाहिए। तो मिसेस गांधी बहुत बार बोलती थी कि फंडामेंटल राइट्स आपके पास है, आप फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपका क्या बनता है, आपका भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, आपका भी कुछ क्या बनता है, फर्ज बनता है देश के प्रति, आपका भी कुछ ड्यूटी बनता है, और उन तमाम ड्यूटीज को आपको फुलफिल करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अवेल अगर आप फंडामेंटल राइट्स को एक्सरसाइज करें तो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज को भी पूरा करना पड़ेगा। तो इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करते हुए पार्ट 4A में, पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 51A में क्या किया गया, 1976 में आपका 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया, ठीक है। सो द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी 2002 में, उसके तहत और एक ऐड किया गया, तो टोटल आपका 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे सामने क्या किया गया है कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज रखा गया है कि हर एक हिंदुस्तानी को इन तमाम चीजों का एहतराम करना है, इसको फॉलो करना है, इसको रेस्पेक्ट करना है, या फिर मतलब अपने डेली एक्टिविटीज में इसको पालन करना है। क्यों? क्योंकि एज ए इन्फॉर्म्ड सिटीजन आपका भी कुछ हक बनता है देश के प्रति। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि फंडामेंटल ड्यूटीज 1976 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो हर एक फंडामेंटल ड्यूटीज का अगर हम लोग डिटेल में देखने की कोशिश करें क्या क्या है। पहला क्या है कि अवॉइड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्पेक्ट इट आइडियल्स, रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स। आइडियल्स में क्या क्या आएगा, जैसे आपका नेशनल फ्लैग है, नेशनल फ्लैग की बात करें, नेशनल एंथेम की बात करें, ठीक है, ये सब चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, रेस्पेक्ट करना पड़ेगा और इसको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल्स थे, उनकी जो फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर जो भी लोग शामिल थे, ठीक है, उनकी जो स्ट्रगल है उसका हमें क्या करना है, चेरिश करना है, और उनका जो चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियल्स, फॉलो नोबल आइडियल्स ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल। तो जो भी लोग वहां पर लड़े हैं, जो भी लोग हमारे देश के मतलब स्वाधीनता के लिए अपना जीवन निछावर कर दी, उन तमाम लोगों की जो आइडियल्स है उसको हमें फॉलो करना है, उसका हमें रेस्पेक्ट भी करना है, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, आप इसको समझें। ये मिसेस गांधी के तरफ से ये सारी चीजें था। तो मतलब स्वर्ण सिंह कमेटी का रिकमेंडेशन था, लेकिन अल्टीमेटली मिसेस गांधी का सबसे बड़ा वो था कि लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को खुद को समझ में आना चाहिए। उसके बाद हमारे देश की जो सॉवरेंटी है, ठीक है, सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी, इनको आपको क्या करना है, आप होल्ड करना है, इसको आपको क्या करना है, प्रोमोट, प्रोटेक्ट ये करना है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। उसके अलावा अगर हम लोग चौथे में बात करें, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन, जो देश के आपको क्या करना पड़ेगा, देश को आपको सुरक्षा देना पड़ेगा जब भी आपकी जरूरत पड़े, ठीक है। डिफेंड द कंट्री, जब भी आपको बुलाया जाए कि देश के हित में, देश के सर्विस के लिए आपकी जरूरत है, तो आपको बिना हिचकिचाए आपको जाना चाहिए और देश के सेवा में अपना वो दे योगदान बढ़ाना चाहिए। तो ये बहुत ही और एक इंपॉर्टेंट वो था। उसके बाद क्या बोलते हैं कि अलग अलग ग्रुप के बीच में आपको क्या करना है, हार्मोनी जो है, भाईचारा, सद्भाव, इन तमाम चीजों को प्रोमोट करना है। फिर हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा देश की जो रिच हेरिटेज है,
जो हमारे पुराने जो रीति रिवाज जो रह गए हैं, हमारा जो कल्चर्स हैं, ठीक है, इन तमाम चीजों को आपको वैल्यू करना है, उसको प्रिजर्व करने की, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना है। हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, इन तमाम चीजों को भी प्रोटेक्ट करना है। फिर हम लोग क्या देखते हैं कि लोगों के अंदर साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, कि हर एक चीजों का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन लोग चाहे। ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कुछ आया और भैया हम तो बस पूरा फॉलो करेंगे, हम लोग और कुछ नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, मतलब जो साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, आपके अंदर मानवता बोध होना चाहिए, और हर वक्त आपके अंदर कुछ सीखने की, जानने की कौशलता होना चाहिए। फिर आप आता है कि सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस। जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको आपको सेफ करना है, ठीक है, और वायलेंस में कभी भी वायलेंस को बढ़ावा नहीं देना है, ना कि वायलेंस को आप सपोर्ट करेंगे, और ना ही वायलेंस में आप कभी शामिल होंगे। तो इस तरह से आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक तरीके से अपने ड्यूटीज को समझना है। उसके अलावा आखिर में और दो है कि स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। माने एक्सेलेंस के पीछे आपको भागना है, ठीक है, एक्सेलेंस के पीछे भागना है। और आखिरी जो 2002 में लाया गया था वो ये था कि हर एक बच्चे को 6 साल से लेकर 14 साल के बीच में हर एक व्यक्ति को जो है आपका एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज देना उसका जिम्मेदारी होना चाहिए, और जो आपका गार्जियन है, जो पेरेंट्स है, उनको इस जिम्मेदारी को बाखूबी से निभाना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया था। तो ये बहुत ही something is wrong with this eraser and pen, but यस, तो ये आपका 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसको भी याद रखना है क्योंकि अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलियन फीचर था जो हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके आगे चलेंगे अभी। ए सेक्युलर स्टेट, हमारा जो देश है इसको एक सेक्युलर कंट्री के तौर पे एस्टेब्लिश करना, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलियन फीचर है हमारे कंट्री, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। एक सेक्युलर स्टेट बनाने की बात करता है। तो प्रियम्बल में सेक्युलर नाम की जो शब्द है, ये इस शब्द को कब ऐड किया गया? ये 1976 में ऐड किया गया। इसका मतलब क्या है कि 1949 में जब आपका कंप्लीट हुआ, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन जब कंप्लीट हुआ, उसके बाद और मतलब 27 ईयर्स में, क्या 27 ईयर्स में कुछ भी ऐसा नहीं था जो सेक्युलर था, और 1976 में ही सेक्युलरिज्म को ऐड किया गया? ऐसा नहीं है। ये ऐसा क्यों नहीं है, इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो जो शब्द है स्पेसिफिकली ऐड किया गया 1976 में, मतलब डायरेक्टली सेक्युलर नाम के शब्द पहले नहीं था प्रियम्बल में, और इसको प्रियम्बल को अमेंड करके पहली और आखिरी बार प्रियम्बल अमेंड हुआ था 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो इस शब्द को ऐड किया गया, लेकिन इसके पहले भी सेक्युलरिज्म हमारे यहाँ पर एग्जिस्ट करता था इम्प्लिसिटली, ठीक है, वो डायरेक्टली लिखा नहीं था, लेकिन हमारा जो भी प्रोविजंस था उसका अगर हम देखें तो हम लोग सेक्युलरिज्म को पहले से भी क्या कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। उसका उदाहरण देखिए कि पहली बात तो यह है कि द प्रियम्बल सिक्योर्स ऑल टू ऑल इट्स सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिबर्टी टू बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, प्रियम्बल आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? पूरा लिबर्टी दे रहा है आपको। किसके लिए लिबर्टी? फेथ और वर्शिप, फेथ, वर्शिप एंड बिलीफ। आप चाहे कोई भी है, आप चाहे किसी भी तरीके के समाज से आते हैं, आप चाहे किसी भी तरीके के आपका सोच विचार है, ऑल आर अलाउड अनटिल एंड अनलेस आप किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, तो ये आपका प्रियम्बल में ही क्या था, आपका सेक्युलर प्रोविजन आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, प्रियम्बल में पहली बात। उसके बाद अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले आता है आपका आर्टिकल 14 का। उठाइए, आर्टिकल 14 क्या बोलते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने आप
बराबर तरीके से मतलब हर एक व्यक्ति को कानून के सामने आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। किसी को भी आप इक्वलिटी डिनाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। किसी को स्पेशल प्रोटेक्शन देना, स्पेशल अटेंशन देना, और जो मतलब जो क्राइम है वो सेम है, लेकिन आप उस क्राइम के ऊपर बेस करके, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी मानसिक उसका हो, अगर वो क्राइम सेम है तो पनिशमेंट भी सेम होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर बोला गया है कि ये क्या है, ये भी सेकुलरिज्म की बात करते हैं। चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, ठीक है, चाहे आप इस्लाम में मानने वाला हो, कोई भी हो, अगर आपने 302 के अंदर, आईपीसी 302 के अंदर आपने होमिसाइड किसी को मारा है, तो सबका जो जेल टर्म है बराबर होना चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 15 की बात करें, आर्टिकल 15 क्या बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को आप रिलीजन के ऊपर बेस करके डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, सेक्स, इन तमाम चीजों के ऊपर आप क्या नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये भी आप देखिए, रिलीजन के पूरा स्पेसिफिकली यहाँ पर लिखा है, रिलीजन के ऊपर बेस करके आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी सेकुलरिज्म की बात कर रहा है कि नहीं? यस। उसके बाद अगर आप 16 की बात करें, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, लेकिन अगर आप किसी को भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, पब्लिक ऑफिसेस में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, तो आप क्या नहीं कर सकते, किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। चाहे उसका कोई भी रिलीजन हो, कोई भी लैंग्वेज का हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी सेक्स, कोई भी मतलब क्रीड, किसी भी तरीके के हो, उनको आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो ये क्या हुआ, सेकुलरिज्म का पर्सपेक्टिव हुआ कि नहीं? ये सेकुलरिज्म का मतलब क्या है, किसी भी रिलीजन के बीच में आप क्या नहीं कर सकते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। किसी रिलीजन को फेवर करना, किसी रिलीजन को पनिशमेंट देना, इस तरह की चीजें आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका सेकुलरिज्म की पर्सपेक्टिव्स। फिर सेकुलरिज्म की क्या है, आपका ये सब प्रोविजंस है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, ये तो हो गया 16 नंबर आर्टिकल। उसके बाद आप 25 में आइए सीधा। 25 में क्या बोलता है कि हर एक व्यक्ति को क्या है, आपका प्रोफेस, प्रोपैगेट एंड प्रोमोट, ये 3 P है। किसके लिए है ये, कोई भी रिलीजन आप प्रोफेस कर सकते हैं, कोई भी रिलीजन आप प्रोमोट कर सकते हैं, और कोई भी रिलीजन आप प्रोपैगेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको क्या दिया जा रहा है, ये राइट दिया रहा है, डायरेक्ट रिलीजन से जुड़ा हुआ। और आप कोई भी रिलीजन, ऐसा नहीं कि आप हिंदू रिलीजन की ही प्रमोट करना पड़ेगा या फिर फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। चाहे आप किसी भी धर्म के मानने वाले हो, किसी भी धर्म में बिलीव करने वाले हो, आप उस धर्म को मान सकते हो, उस धर्म के बात को लोगों तक पहुंचा सकते हो, और उस धर्म को आप लोगों तक फैला भी सकते हैं। आप लोग अगर विलिंगली कन्वर्ट होना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो कितना बड़ी बात है। उसके बाद आपका आर्टिकल 26 में आइए। तो आर्टिकल 26 क्या बोलता है कि जितने भी रिलीजियस डिनोमिनेशन है और एनी ऑफ इट्स सेक्शन शैल हैव द राइट टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर्स। तो अगर कोई भी रिलीजियस बॉडी है, उनका जितने भी आपका काम काज है रिलीजन से जुड़ा हो, उन तमाम चीजों को वो लोग खुद क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। रिलीजन से जुड़ा हो जितने भी सारे आपका अफेयर्स हैं, उन तमाम चीजों के उस रिलीजन के लोग ही क्या करेगा, डील करेगा। कोई बाहर से, कोई स्टेट गवर्नमेंट में भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, ना कि दूसरे रिलीजन के लोग वहां पर हस्तक्षेप करेगा। तो देखिए, ये सारे चीजें क्या है, ये सारे जो आर्टिकल्स, ये जो हम लोग डिस्कस करें, ये सब सेकुलरिज्म की जो आइडियाज हैं, वो 1976 से पहले भी जो था, खाली 1976 में एक वर्ड ऐड कर दिया गया, उसके पहले भी सेकुलरिज्म था। वो सारी चीजें हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आर्टिकल 27 की बात करिए, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ ए पार्टिकुलर रिलीजन। आप अगर कोई भी रिलीजन प्रमोट करना चाह रहे हैं, आप कोई रिलीजन फॉलो करते हैं, आप उसको फैलाना चाहते हैं, उसके लिए आपको टैक्सेस नहीं, नो टैक्सेस, कोई किसी तरह की टैक्स नहीं देना पड़ेगा कि अच्छा तुम ये रिलीजन प्रमोट करना चाहते हो, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुमको पैसा देना पड़ेगा। इस तरह की चीजें नहीं है। चाहे आप किसी भी धर्म के मानने वाला हो, चाहे आप जोरोस्ट्रियनिज्म में मानने वाला हो, चाहे आप जो बहाइज्म में मानने वाला हो, ठीक है, चाहे आप शिंटोइज्म में मानने वाले हो, किसी भी रिलीजन में मानने वाले हो, चाहे उसका फॉलोअर 5 हो 10 हो, आपको किसी भी तरीके की वो नहीं देना पड़ेगा, टैक्सेस नहीं देना पड़ेगा इसके लिए। मतलब कि आपके लिए कोई अनइक्वल वो ना हो, मतलब हर एक चीज आपके लिए बराबर होना चाहिए। उसके बाद ये तो हो गया 27। उसके बाद आर्टिकल 28 में आइए। आर्टिकल 28 क्या बोल रहा है, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मेंटेन बाय द स्टेट। तो जो आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जैसे आप बात करें नवोदय विद्यालय की बात करें,
चाहे आप केंद्रीय विद्यालय की बात करें, ठीक है, या फिर जो आपका सर्वोदय विद्यालय होते हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, वहां पर आप किसी भी रिलीजन के बारे में आप प्रमोट नहीं कर सकते, ना हिंदुइज्म, ना इस्लाम, ना क्रिश्चियनिटी, किसी भी रिलीजन के जो चीजें हैं उसको आप प्रमोट नहीं कर सकते हैं। तो ये भी कितनी बड़ी बात है कि गवर्नमेंट का द्वारा चलाया जा रहा है एक स्कूल और उसके अंदर रिलीजन के बारे में आप नहीं पढ़ा सकते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए। आप जो हमारे देश की जो सेकुलर कैरेक्टरिस्टिक है उसको आप क्या करें, प्रोटेक्ट करें। तो ये तो हो गया आर्टिकल 28 की बात हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद आइए आप आर्टिकल 29 की बात करिए। आर्टिकल 29 में क्या लिखा है कि कोई भी एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन शैल हैव द राइट टू कंजर्व इट्स डिस्टिंक्ट लैंग्वेज। चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, वो अपना लैंग्वेज को वो कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपना जो स्क्रिप्ट है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है उसको मतलब अपना कल्चर, इन तमाम चीजों को वो क्या कर सकते हैं, प्रोमोट, प्रोटेक्ट और प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है आर्टिकल 29। यहाँ पर किसी रिलीजन के बारे में नहीं बात करें, किसी पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक ग्रुप के नहीं बारे में नहीं बात करें, हर एक व्यक्ति के लिए बराबर तरीके से एक वो रख रहा है। फिर आप आर्टिकल 30 की बात करिए। यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। तो आप जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया की बात करें, ठीक है, या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज की बात करें, आप सेंट जेवियर्स की बात करें, ठीक है, मॉन्टफोर्ड स्कूल्स की बात करें, ये सारे इंस्टीट्यूशन जो है ये क्या है, आपका माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है। तो आपका अगर लगे कि आपके जो लैंग्वेज है, आपका जो रिलीजन है, उन तमाम चीजों को आप अलग से पढ़ाना चाहते हैं, यू आर वेलकम। तो ये सारे चीजें। इसके अलावा आर्टिकल 44 में क्या बोलता है कि यूनिवर्सल यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करते हैं कि हर एक रिलीजन के लोगों के लिए जो सिविल मैटर्स होगा वो एक लॉ के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। इसके ऊपर अभी तक कानून आया नहीं है, डीपीएसपी का है और स्टेट का ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कब लाएगा। लेकिन ये सारी चीजें क्या है, आप देखें, ये सब जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सेकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। आप आर्टिकल 30 की बात करें, 29 की बात करें, 28, 27, 26, 25, 16, 15, 14, ये सब हमारे देश की जो सेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो एक सेक्युलर स्टेट बनाने की बात करते हैं, इन तमाम चीजों को वेरीफाई करते हैं ये सारे आर्टिकल्स। बट 1976 में सिर्फ एक शब्द ऐड किया गया था जिसका नाम था सेक्युलर। इस शब्द के पीछे की जो आइडियाज है, ये सारे आइडियाज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही एग्जिस्ट करता था, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड विद another important provision of a salient feature of Indian Constitution, वो क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब जो भी लोग एडल्ट हैं उन तमाम लोगों को क्या किया जा रहा है कि वोट देने का वो मिलेगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। 1989 में जो वोटिंग का उम्र था उसको 21 से घटाकर क्या किया था, 18 कर दिया गया था। तो इस 18 प्लस के जितने भी सारे लोग हैं उन तमाम लोगों को क्या किया जाएगा, आपका वोट देने का अधिकार है। तो ये क्या है, ये एक हमारा सैलिएंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेस द राइट ऑफ एवरी एडल्ट टू वोट as the foundation for elections to the लोक सभा and state legislative bodies। तो लोकसभा की इलेक्शन की बात करें या फिर आप एमएलए इलेक्शन जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात करें, इन तमाम इलेक्शंस में आप क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं अगर आप 18 प्लस उम्र के हैं। तो ये जो 21 से जो 18 किया गया था, ये क्या किया गया था, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये किया गया था। तो ये हमें क्या करता है, एक इक्वल समाज बनाने की कोशिश कर रहा है कि जहां पर हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी रेस का हो, किसी भी कास्ट, किसी भी सेक्स, लिटरेची, वो लिटरेट है या नहीं है, उनका संपत्ति है या नहीं है, कुछ नहीं मैटर करता है, अगर वो 18 साल से ऊपर का है तो उनको वोट देने का पूरा अधिकार है। सो गिवन द स्केल ऑफ नेशन, हमारा देश कितना काफी बड़ा है,
ठीक है, गिवन द स्केल ऑफ द नेशन, इट्स एनोर्मस पॉपुलेशन, इट्स एक्सट्रीम पॉवर्टी, सोशल इनइक्वालिटी, हमारे यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पहली बात। पॉपुलेशन के साथ साथ आ जाता है आपका पॉवर्टी, पॉवर्टी के साथ साथ आपको और क्या आता है यहाँ आपका, इनइक्वालिटी, ठीक है। उसके साथ साथ आता है आपका इलिटरेसी। इन तमाम चीजों के बावजूद भी हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज प्रोवाइड करना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। ये आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, ये आपको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, ये आपको शाबाशी देना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे वो कितना ज्यादा एक मतलब रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया था। आपको पता है 1789 में क्या होता है आपका, फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, और फ्रांस में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कब होता है, 1946 में, और इंडिया में आजादी कब होती है, 1947 में, और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कब होती है, जब पहला इलेक्शन होता है तभी 1951 में हर किसी को वोट देने का मौका मिलता है। तो ये क्या है, इट इज रेवोल्यूशनरी, इट इज गेम चेंजिंग, इट इज प्रेज वर्दी। ओके, तो द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ब्रोडेन्स द डेमोक्रेटिक बेस। हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग डेमोक्रेसी के जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, डेमोक्रेसी के जो आपका प्रैक्टिसेस हैं, उन तमाम चीजों के अंदर क्या हो रहा है, हम लोग देखते हैं कि ये लोग शामिल हो जा रहा है। तो इट इज इंडीड वेरी सेलिएंट फीचर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो दूसरा सेलिएंट फीचर है वो क्या है आपका, वो है आपका सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप, दिस टेक्निकलिटीज, सिंगल सिटीजनशिप, इसीलिए ब्लैक बोर्ड इज ऑलवेज वेलकम। वहां पर कोई आपको बफरिंग किसी तरीके की डिस्टर्बेंसेस का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमें क्या करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है कि इंडिया का सिटीजनशिप अगर है, मतलब द इंडियन सिटीजनशिप, सिर्फ अगर आपके पास सिटीजनशिप है मतलब कि आप पूरे देश के सिटीजन हैं, आप चाहे किसी भी प्रांत में रहें, ठीक है, तो आपका सिटीजनशिप चेंज नहीं होगा। दैट इज डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट इज फेडरल एंड एनविजन्स अ ड्यूअल पॉलिटी। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से काम करता है, स्टेट गवर्नमेंट अलग से काम करते हैं, उसके बावजूद भी हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये बहुत ही आपका क्या है, आपका रिवोल्यूशनरी एस्पेक्ट है, ये बहुत ही आपका बहुत बड़ा एक कदम था। दूसरी तरफ अगर हम देखें यूएसए की, हम देखें ईच पर्सन इज ऑल्सो सिटीजन ऑफ द स्पेसिफिक स्टेट टू विच ही और शी बिलोंग्स इन एडिशन टू द यूएसए। तो जो फेडरल गवर्नमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसका तो सिटीजन है ये है, अगर कोई पेंसिल्वेनिया का है वो उसका पेंसिल्वेनिया का सिटीजनशिप होगा, अगर कोई आपका न्यूयॉर्क से है उसका न्यूयॉर्क का अलग से सिटीजनशिप होगा, अगर कोई वेस्ट वर्जीनिया से है वहां का होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि यूएसए के अंदर भी दो सिटीजनशिप हैं, लेकिन वो इंडिया के अंदर नहीं है। इन इंडिया देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सिटीजन्स एंड दे ऑल हैव द सेम पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स। तो हर किसी के पास क्या है, आपका बराबर पॉलिटिकल और सिविल राइट्स हैं। तो किसी के बीच में आप क्या नहीं कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखते हैं। पॉलिटिकल और सिविल राइट्स की अगर हम बात करें, ये सबके लिए बराबर है, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब अप्रिशिएटिंग चीज है, ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक सेलिएंट फीचर है। एज ए रिजल्ट हम लोग क्या देखते हैं कि इंडिया हैज एक्सपीरियंस रेशियल अनरेस्ट, social tension, caste battles, linguistic skirmishes, and ethnic conflicts, despite the Constitution's guarantee of universal citizenship and rights for all। हमारे यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम हुई हैं रेस को लेकर। हमारे नॉर्थ ईस्टर्न लोगों के ऊपर अक्सर रेसिज्म वाले जो इश्यूज या फिर रेसिस्ट प्रॉब्लम हम लोग देखने के लिए मिलता है जब भी नॉर्थ इंडिया में होते हैं। या फिर उसके अलावा अगर हम देखें रिलीजन को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है, राइट हुआ है, लैंग्वेज को लेकर प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कब हुआ है, उसके बावजूद भी जब हम लोगों को सिंगल सिटीजनशिप और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, डिफरेंट माहौल, डिफरेंस लोगों के बीच में
मतलब भेदभाव क्रिएट करने की कोशिश किया गया। दिस इंडिकेट्स दैट द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑथर्स which was to create an integrated and united India has not been entirely attained। जो एक आपका इंटीग्रेटेड एंड यूनाइटेड इंडिया बनाने की जो एक कोशिश थी वो फुल्ली अचीव नहीं हुआ। ठीक है, वो फुल्ली अचीव नहीं हुआ ऐसा लगता है, और इसमें अभी भी काफी टाइम लगेगा जो एक फुल्ली इंटीग्रेटेड उसकी बात करें। इसके अलावा क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे और भी प्रोविजन है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के हम लोग फेडरल सिग्निफिकेंट सेलियंट फीचर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट क्या आते हैं, इंडिपेंडेंट बॉडीज की बात करें। इंडिपेंडेंट बॉडीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। इंडिपेंडेंट बॉडीज के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इंडिपेंडेंट बॉडीज की हम बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस सेवरल इंडिपेंडेंट एंटिटीज इन एडिशन टू द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। तो क्या है, पहली बात तो है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन क्या है, ये एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है। ठीक है, ये पार्लियामेंट की बात करें, असेंबली की बात करें, प्रेसिडेंट की बात करें, वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, इन तमाम इलेक्शन की जो वो है कंडक्ट करवाना, ये किसका काम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के काम है। और ये पूरा क्या करते हैं, ये आपका इंडिपेंडेंट तरीके से इन तमाम इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को फेवर ना करना, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से डरना, इन तमाम चीजों से कोई मतलब लेन देन नहीं है, ये सब नहीं होता है। तो ये हम लोग क्या देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडिया के डेमोक्रेसी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, लोगों की राइट्स को रियलाइज करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद आता है आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये क्या करता है, आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका जो अकाउंट होता है, वो कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं, कितना पैसा कहां से आता है, उसको क्या करता है, ऑडिट करता है, उसका हिसाब करते हैं। तो ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बताइए। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना पावरफुल गवर्नमेंट होते हैं, उसके बावजूद भी उनके ऊपर भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का सवाल उठाने के लिए एक बॉडी बनाया गया जिसका नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल क्या कर रहा है, अगर आप कहीं पर भी 2 नंबरी कर रहे हैं पैसा खर्चा करने में, उसके ऊपर सवाल उठाएगा। तो आप जो सारा पैसा एकदम रिलीजियस तरीके से, आप ध्यानपूर्वक तरीके से अच्छे मन के साथ ये खर्चा करें, ये चीज चाहता है CAG। उसके बाद अगर हम बात करें एक इंडिपेंडेंट बॉडी की बात करें, UPSC की बात करें, ये क्या करता है, ऑल इंडिया सर्विसेज की जो है, ऑल इंडिया सर्विसेज के जो लोग हैं उनके अपॉइंट करने के लिए UPSC क्या करता है, आपका तरह तरह एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं। इससे क्या होता है कि आप जो है एक बहुत बेहतरीन, कॉम्पिटिटिव और बहुत ही इफेक्टिव एक एग्जामिनेशन सिस्टम कैरी आउट कर रहे हैं, जिसके तहत जो है सबसे बेस्ट लोगों को आप जॉब दे रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है। इसके अलावा क्या है, आपका SPSC है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी होती है, सिमिलर जो है UPSC सेंट्रल लेवल पे, SPSC स्टेट लेवल पे। सो द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द इंडिपेंडेंस ऑफ दिस बॉडीज। बोलते हैं कि इन तमाम बॉडीज का इंडिपेंडेंस मेंटेन रखना, इन तमाम बॉडी इंडिपेंडेंट हो, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन खुद पावर दिया है। इनका जो आपका कितना साल का इनका टेन्योर होगा, ठीक है, इन तमाम ऑफिसेस में रहने वाले लोग, जो इनका टेन्योर है, या फिर जो इनका टर्म्स एंड कंडीशन है एम्प्लॉयमेंट का, इनका जो सैलरी है, ठीक है, ये तमाम चीजें कहां से आती है, आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये टेन्योर पहले से ही फिक्स्ड है, टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स्ड है, और सैलरी आती है आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो ये क्या है, इट इंश्योर्स दैट these important bodies should remain independent no matter what situation it is in। तो ये आप याद रखिएगा। Now the another important provision is the emergency provision। इमरजेंसी प्रोविजन, ये हम लोग जर्मनी से लाए थे, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन की बात करें तो इंट्रिकेट इमरजेंसी प्रोविजंस आर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
यहाँ पर बताया गया है, जब भी आपके सामने आपातकालीन स्थिति आ जाए, जब भी आपके देश के सामने बहुत ज्यादा संकट का घड़ी आ जाए, तो आप क्या करते हैं, नॉर्मल जो भी प्रोसीडिंग्स है देश जिस तरह से चल रहा है, उन तमाम चीजों को आप क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, और सारा का सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, इस आपदा के समय में देश को मतलब बचाएगा या फिर देश को डिफेंड करने की कोशिश करेगा। द पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग दीज क्लॉजेस इज टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी सूरत में कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अगर अटैक है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इमरजेंसी का प्रोविजंस रखा गया है। तो 3 तरह के इमरजेंसीज होती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग बाद में एक्सटेंसिवली डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी आती है आपका आर्टिकल 352 के तहत। उसके बाद स्टेट इमरजेंसी की बात करें, मतलब कि जो आपका प्रेसिडेंशियल रूल की बात करें, यह होता है आपका आर्टिकल 356 के तहत, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के तहत। तो इस तरीके से 3 अलग अलग चीजों को अगर हम लोग देखें, नेशनल इमरजेंसी की बात करें, अगर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन है या फिर आर्म्ड रिबेलियन है, ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशन से डील करने के लिए नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया जाएगा। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हुआ है किसी स्टेट में, तो वहां पर क्या किया जाएगा, आपका प्रेसिडेंशियल रूल इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। अगर देश की आर्थिक हालात बहुत ज्यादा बदतर है तो उसको वो करने के लिए आपका क्या किया जाएगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जाएगा। इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस द सेंट्रल गवर्नमेंट एज्यूम्स द एब्सोल्यूट पावर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एब्सोल्यूट पावर हो जाता है और देश को बचाने की, देश को और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हो गया आपका इमरजेंसी प्रोविजन। उसके अलावा और भी 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, सैलिएंट फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। एक तो हो गया 3 टायर गवर्नमेंट, ठीक है। 3 टायर गवर्नमेंट क्या क्या है आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो यहां पर क्या है, आपका पावर का डिवीजन किया गया है, फंक्शंस को डिवाइड कर दिया गया है 3 तरीके के गवर्नमेंट के बीच में। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का हम लोगों ने क्या देखा, 73 और 74 ये 2 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, 2 अमेंडमेंट के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के 2 अमेंडमेंट के तहत 1992 में क्या किया गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। 73 के तहत पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, 74 के तहत म्युनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। बाय एडिंग ए न्यू पार्ट 9 एंड ए न्यू शेड्यूल 11 टू द कॉन्स्टिट्यूशन 73, अगर हम लोग पार्ट 9 की बात करें, उसमें शेड्यूल 11 में रखा गया आपका पंचायत, और शेड्यूल 12 में रखा गया आपका म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि 3 टायर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है, ये तो हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन इन तमाम इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम लोग बहुत एक्सटेंसिवली डिस्कस करेंगे इन आवर फ्यूचर क्लासेस, ओके। फिर जो आखिरी जो इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो क्या है आपका, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का होना। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगर हम देखें 97th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुई थी 2011 में, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था कोऑपरेटिव्स को, कि कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं, कुछ लोग साथ में आके किसी तरीके की बिजनेस का वो करना, किसी तरीके की आपका बैंकिंग एक्टिविटीज को कैरी आउट करना, ठीक है, लोन प्रोवाइड करना, ये सारे जो चीजें करते हैं लोग विलेज एरियाज में सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के लिए, तो इसको एक इंपॉर्टेंट दर्जा दिया गया 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। इट मेड द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज ए फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 19 के तहत क्या किया गया है कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाना आपका ये मौलिक अधिकार है, आपका फंडामेंटल राइट है। फिर अगर आप आर्टिकल 43B की बात करें, 43B में हम लोग क्या देखते हैं, आर्टिकल 19 में आपको फंडामेंटल राइट बता दिया गया है, फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 43B के अंदर अगर हम देखें तो इट सेज दैट डीपीएसपी को क्या करना चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रोमोट करना चाहिए, प्रोमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। उसके बाद अगर हम देखें इट एडेड न्यू पार्ट 9B इन द कॉन्स्टिट्यूशनल व्हिच इज